6 अगस्त सन 1945। ये अमेरिकी B-29 बॉम्बर 4 प्रोपेलर वाला विमान जिसका नाम अनोला गे है, ये ट्रिनियन द्वीप से हिरोशिमा की ओर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बॉम्ब लेकर रवाना हुआ। लिटिल बॉय पहला परमाणु बॉम्ब है जिसे ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर फेंका गया था। इसके पीछे के इंजीनियरिंग के खतरे को साइंटिस्ट ओपेनहाइमर ने भी अफसोस किया था। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर 22 अप्रैल सन 1904 को पैदा हुए थे। उन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम किया। उन्हें एटॉमिक बॉम्ब के पिता के रूप में जाना जाता है। लेकिन रोचक बात यह है कि उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब का उत्पादन और विकास को खत्म करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और उनकी सन 1967 में 62 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। यहाँ बताया जा रहा है कि यूरेनियम प्रोजेक्टाइल कैसे 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से लॉन्च किया जाता है, जिससे 4 पोलोनियम प्रारंभक और एक अतिरिक्त विस्फोट के लिए टंगस्टन कार्बाइड पर रखा जाता है। हम न्यूट्रॉन्स के न्यूक्लियर विकिरण को भी सिंपल एनिमेशन में देखेंगे और इससे पहले एटॉमिक बॉम्ब के विभिन्न विस्फोट रेडियस क्षेत्र के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने 2 अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियर विस्फोट बम का उत्पन्न किया, जिनके नाम फैटमैन और लिटिल बॉय है। ये फैटमैन परमाणु बॉम्ब है। ये एक बड़ा भारी प्लूटोनियम है जिसे सेफ चार्ज का उपयोग करके विलोड किया जाता है, जैसे कि इस एनिमेशन में दिखाया गया है। लिटिल बॉय एक कम भारी यूरेनियम विस्फोट बम है जिसे शॉटगन या गन टेक डिजाइन में ट्रिगर किया जाता है। लिटिल बॉय की लंबाई 10 फीट यानी 10 मीटर है और व्यास 28 इंच यानी 71 सेंटीमीटर है। वहीं फैटमैन की लंबाई 10 फीट यानी 3.3 मीटर है, लेकिन इसका व्यास बहुत बड़ा है, 60 इंच यानी 1.5 मीटर। इसका आकार को समझने में आपकी मदद के लिए इसे एक व्यक्ति से तुलना करते हैं। इससे बेहतर है कि हम अमेरिकन SUV से तुलना करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये परमाणु बम बहुत छोटे दिखते हैं, इसमें रखी जाने वाली विनाशकारी शक्ति की मात्रा को ध्यान में रखते हुए। ये न्यूक्लियर विस्फोट बम लगभग 4898 किलोग्राम यानी 10,800 पाउंड का बना है, जबकि लिटिल बॉय जैसा नाम से पता चलता है 4,400 किलोग्राम यानी 9,700 पाउंड का। हमें इसे गहराई से समझने से पहले न्यूक्लियर विस्फोट के बारे में जानना पड़ेगा। पीछे से शुरुआत करते हैं। ये बॉक्स टेल फिन्स बॉम्ब को स्थिर रखने में मदद करता है जब ये B-29 सुपर फोर्ट्रेस बॉम्बर से छोड़ा जाता है। ये 3 इलेक्ट्रिक गन प्राइमर्स हैं। प्राइमर वो उपकरण है जो अग्नियंत्र के दहन को प्रारंभ करने के लिए जिम्मेदार होता है, जो यहाँ स्थित है और जिसे कॉर्डिक या पारंपरिक चार्ज भी कहा जाता है, जो इस प्रोजेक्टाइल को विस्फोटक बल से धकेलेगा। आगे बढ़ते हुए ये प्रोजेक्टाइल है टंगस्टन कार्बाइड डिस्क और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है यूरेनियम 235 होलो प्रोजेक्टाइल रिंग। इसका वजन लगभग 68 पाउंड यानी 36.8 किलोग्राम है। साथ ही आगे यूरेनियम टारगेट रिंग्स है। इसका वजन लगभग 56.2 पाउंड यानी 25.6 किलोग्राम है। यह लगभग 145.5 पाउंड या 65.5 किलोग्राम का यूरेनियम है। कृपया ध्यान से ध्यान दें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्टाइल रिंग स्लग खोखले होते हैं और ये टारगेट रिंग में प्रवेश करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सभी यंत्र और पोर्ट्स 6.5 इंच यानी 170 मिलीमीटर के स्मूथ बोर गन बैरल में बंद है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर इम्पैक्ट अब्जॉर्बिंग एनविल है। इसके ऊपर टंगस्टन कार्बाइड प्लग रहता है। ये 4 पोलोनियम प्रारंभक है जो टंगस्टन कार्बाइड पर रखे गए हैं। इन्हें इसलिए रखा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जब ये बम छोड़ा जाता है और सक्रिय किया जाता है, परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया होगी। स्ट्रक्चर के शीर्ष के आगे बढ़ते हैं। वहाँ आर्मिंग और ये बैरोमेट्रिक सेंसिंग पोर्ट्स और मैनिफोल्ड्स है। बम की ऊंचाई का पहचान करने में बैरोमीटर मदद करता है। आर्की फ्यूजिंग रेडार अल्टीमीटर को सक्रिय कर सके। ये धनु के आकारदार वस्तुओं की तरह दिखता है और ये जमीन पर पहुंचने से पहले सक्रिय हो जाता है। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक प्लग है और कुछ लोग इसे आर्मिंग वेयर्स के रूप में भी जानते हैं। इस परमाणु बॉम्ब को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। ये B-29 सुपर फोर्ट्रेस है। ये विश्व का सबसे भारी उत्पादन प्लेन था क्योंकि इसके रेंज, बम लोड और संरक्षण की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई थी। बोइंग ने कुल मिलाकर 2766 B-29 सुपर फोर्ट्रेस प्लेन बनाया और ये द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे उन्नत प्रोपेलर चलित बॉम्बर था। इसकी लंबाई 99 फीट यानी 30.1 मीटर है और इसकी विशाल स्पैन लगभग 141 फीट 3 इंच यानी 43 मीटर है। दिलचस्प बात यह है कि इस प्लेन का ग्रॉस वजन लगभग 1,40,000 पाउंड यानी 63,502 किलोग्राम है और ये 20,000 पाउंड तक का बम ले जा सकते। बॉम्ब डोर फ्यूजलेज के नीचे स्थित होते हैं।
और जैसे कि एनिमेशन में दिखाया गया है, इसे उस तरह से खोला जाता है। ये उस युग में सबसे मजबूत विमानों में एक था। ये लगभग 12 से 50 कैलिबर मशीन गन्स और जैसे एनिमेशन में दिखाया गया है, रिमोट कंट्रोल टैरेट्स को भी ले जा सकता है। इसमें विमान के नीचे 2 टैरेट्स लगाए होते हैं। फ्यूजलेज के ऊपर 4 रिमोट कंट्रोल टैरेट हैं, ऊपरी और एक निचली पूंछ के करीब, और आखिरी 2 विमान के पीछे स्थित होते हैं, और वो एक सुरक्षित गनशिप है। अब जब हमने B-29 सुपर फोर्ट्रेस को प्रारंभिक यातायात के रूप में स्थापित कर दिया है, चलिए देखते हैं कि यह परमाणु बम बुनियादी तौर पर कैसे काम करता है। स्टेप नंबर 1, बॉम्ब डोर्स खोलने से पहले सभी 3 आर्मिंग प्लैग्स विलियम स्टर्लिंग डेक पर्सन्स के द्वारा एक के बाद एक निकाले जाते हैं। स्टेप नंबर 2, दरवाजा खुलते हैं और बम गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरता है। फिर यह अपने आंतरिक 24 वोल्ट बैटरी पर स्विच करता है और टाइमर चालू होता है। 15 सेकंड के बाद बम विमान से लगभग 3600 फीट यानी 1100 मीटर दूर होता है। स्टेप नंबर 3, बैरोमीटर बम की ऊंचाई को जांचता है, जो लगभग 580 मीटर या 1900 फीट पूर्व निर्धारित होता है। लिटिल बॉय को भूमि से ऊपर वायु में विस्फोट करने के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए मेम्ब्रेन बम के आगे स्थित कई रडार अल्टीमीटर को सक्रिय करने के लिए उसके सर्किट को बंद कर देता है। बैरोमेट्रिक स्टेज को इसलिए जोड़ा गया था। स्टेप नंबर 4, अंतिम ऊंचाई के सटीक पता लगाने के लिए कई रेडार अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। ये एक वायुयान के नीचे भूमि के ऊपर या उस लिटिल बॉय के ऊपर ऊंचाई को मापने का शामिल है। रेडियो तरंग की यात्रा, प्रतिबिंबन और वापसी के समय के माध्यम से एक बार सही ऊंचाई महसूस हो गई तो फायरिंग स्विच सक्रिय हो जाता है। स्टेप नंबर 5, इससे ब्रिज प्लग में 3 नेवी गन प्राइमर्स को प्रज्वलित करता है। स्टेप नंबर 6, ये 4 सील पाउडर से भरा हुआ बैगों का भारी धमाका करता है। हर एक में 2 पाउंड यानी 0.9 किलोग्राम का कॉर्डराइट होता है। स्टेप नंबर 7, यूरेनियम प्रोजेक्टाइल 300 मीटर के प्रति सेकंड की गति से बम की गन बैरल की विपरीत छोर की ओर लॉन्च होगा। स्टेप नंबर 8, टंगस्टेन कार्बाइड पर रखे गए ये 4 पोलोनियम न्यूक्लियर रिएक्शन का शुरुआत करता है। स्टेप नंबर 9, यहाँ परमाणु न्यूक्लियर फिजन होता है। न्यूक्लियर फिजन के दौरान न्यूक्लियर भारी परमाणु छोटे हल्के नए परमाणु में विभाजित होते हैं और जिससे अतिरिक्त ऊर्जा मुक्त होती है। चले इसे और थोड़ी गहराई से जानते हैं। न्यूट्रॉन परमाणु के संरचना को टकराता है और वो शोषित हो जाता है। शोषित न्यूट्रॉन से परमाणु विकृत होती है और परमाणु विकिरण औसतन 2 या 3 न्यूट्रॉन मुक्त करता है, जिससे एक श्रृंखला प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, या कुछ शब्दों में एक विस्फोट। विस्फोट क्षेत्र को कई जोन में विभाजित किया जा सकता है। मध्य विस्फोट का क्षेत्र का व्यास लगभग 0.36 वर्ग किलोमीटर का होता है, जो दीवार रेडियस का बराबर होता है। ये घटना का केंद्र बिंदु होता है और यहाँ लगभग पूर्ण विनाश होता है। तीव्र विस्फोट हानि क्षेत्र का व्यास लगभग 4.5 किलोमीटर का होता है, जिसमें इमारतों को गंभीर चोट पहुंचता है और व्यापक विनाश और विकिरण होता है। आधुनिक विस्फोट क्षेत्र लगभग 8.7 वर्ग किलोमीटर का है। इमारतों में नुकसान और विकिरण दहन अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कम गंभीर होते हैं। लाइट डैमेज क्षेत्र विस्फोट रेडियस के बाहर होता है, जिसकी व्यास 11 किलोमीटर का होता है। यहाँ आग विकिरण और सामने वाले लोगों को बाधित करता है और हजारों लोगों की मानसिक दुख का असर होता है। चलिए इसे एनिमेशन के माध्यम से सरल बनाएं। एक बार सही ऊंचाई महसूस हो जाती है तो ये फायरिंग स्विच सक्रिय हो जाता है। 3 नेवी गन प्राइमर्स चालू हो जाते हैं, जो 4 सील पाउडर बैगों को भारी धमाका करता है और हर एक में 2 पाउंड यानी 900 ग्राम का कॉर्डाइट होता है। यूरेनियम प्रोजेक्टाइल 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से लॉन्च होता है। इस समय 4 पोलोनियम प्रारंभक टंगस्टन कार्बाइड पर रखे जाते हैं, जो न्यूक्लियर विकिरण प्रतिक्रिया को मिलीसेकंड में प्रारंभ करता है। इससे विस्फोट होगा, इमारतों को नुकसान होगा और हजारों लोग मारे जाएंगे। हम ओरिजिनल 4K 3D एनिमेशन बनाते हैं, जिसमें सिर्फ 2 एनिमेटर पूरा दिन काम करते हैं। इसलिए कृपया हमारी वीडियो का समर्थन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और भी इंजीनियरिंग एनिमेशन बनाने में हौसला मिलेगी।